स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, मधिका भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मधिका ब्राह्मी लिपि वाली एक भाषा है और तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। 2. मधिका की उपेक्षा को चकलिया समुदाय से जुड़े सामाजिक विद्वेष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मधिका एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं है। यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ तथा मलयालम का मिश्रण है। यह कन्नड़ के समान होने के बावजूद अपने विविध भाषाई प्रभावों के कारण सुनने वालों को भ्रमित करती है, अतः कथन एक सही नहीं है। मधिका काफी हद तक कन्नड़ के पुराने रूप हवक कन्नड़ से प्रभावित है। मधिका की उपेक्षा को चकलिया समुदाय से जुड़े सामाजिक विद्वेष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें अछूत समझा जाता है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। वैभव फेलोशिप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों यानी HEI विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। 2. वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेगा। 3. भारत सरकार का विदेश मंत्रालय वैभव फेलोशिप कार्यक्रम लागू कर रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों यानी HEI विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है, अतः कथन एक सही है। वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेगा और वह अधिकतम 3 वर्षों तक 1 वर्ष में 2 महीने तक का समय व्यतीत कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार वैभव फेलोशिप कार्यक्रम लागू कर रहा है, अतः कथन 3 सही नहीं है। बता दें, DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सरकारी विभागों में से एक है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय व प्रचार के लिए एक नोडल विभाग की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार को जोड़ता है। 2. इस परियोजना का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक रणनीतिक लिंक स्थापित करते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट। यह बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार को जोड़ता है, अतः कथन एक सही है। यह परियोजना पूरा होने पर कोलकाता को म्यांमार के राखिन राज्य में सितवे बंदरगाह से जोड़ेगी, जो बंगाल की खाड़ी में 500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम करने के लिए एक रणनीतिक लिंक स्थापित करते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ देश दिए हैं। 1. पलेतवा म्यांमार, 2. कीव रूस, 3. बेलगोरोद यूक्रेन। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित हैं? ए केवल एक, बी केवल एक और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। पलेतवा म्यांमार के सबसे पश्चिमी शहरों में से एक है। यह बांग्लादेश की सीमा से 18 किलोमीटर दूर चिन राज्य में है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। कीव यूक्रेन की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। बेलगोरोद दक्षिण पश्चिमी रूस में एक शहर है जो यूक्रेन की सीमा के पास स्थित है,
अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी UNRWA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा केवल फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सेवा करना अनिवार्य है। 2. यह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के एक हिस्से द्वारा पूरक किया जाता है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्टाफिंग खर्चों को कवर करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी UNRWA को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सेवा करने का आदेश दिया गया है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को UNRWA के संचालन के क्षेत्रों में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी आपातकालीन आधार पर सेवाएं प्रदान करने का आदेश दिया है। इन्हें आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन आधार पर मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। विशेष रूप से महासभा ने एजेंसी को उस क्षेत्र के उन लोगों को सेवाएं प्रदान करने का आदेश दिया है जो वर्तमान में विस्थापित हैं, जिन्हें वर्ष 1967 और उसके बाद की शत्रुता के परिणाम स्वरूप निरंतर सहायता की गंभीर आवश्यकता है। ये व्यक्ति फिलिस्तीनी शरणार्थियों के रूप में पंजीकृत नहीं है। केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा ही UNRWA के अधिदेश फिलिस्तीनी शरणार्थी की परिभाषा और एजेंसी को किसकी सेवा करना अनिवार्य है को बदल सकती है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के एक हिस्से द्वारा पूरक किया जाता है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्टाफिंग खर्चों को कवर करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महिला भारतीय संघ यानी WIA महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने वाला पहला राष्ट्रीय संगठन था। 2. भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधायिकाओं को महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। 3. वर्ष 1921 में मद्रास ने महिलाओं के मताधिकार का नेतृत्व किया। बाद में बॉम्बे और संयुक्त प्रांत ने इसका अनुसरण किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1917 में स्थापित महिला भारतीय संघ यानी WIA महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने वाला पहला राष्ट्रीय संगठन था, अतः कथन 1 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय विधायिकाओं को महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का अधिकार दिया, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1921 में मद्रास ने महिलाओं के मताधिकार का नेतृत्व किया। बाद में बॉम्बे और संयुक्त प्रांत ने इसका अनुसरण किया, जबकि मताधिकार विधेयक को बंगाल विधान परिषद में हार का सामना करना पड़ा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। 2. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से शुरू होने वाला पहला संविधान था। भारत सहित कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया, अतः कथन 1 सही है। प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बता दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। इसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया था तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, संसद रत्न पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 2. इसमें विधायी निकाय में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को उनके काम के आधार पर सम्मानित किया जाता है। 3. पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया था।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। संसद रत्न पुरस्कार। वर्ष 2010 में संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। संसद रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं दिए जाते हैं, बल्कि पुरस्कारों की शुरुआत आईआईटी मद्रास के समर्थन से की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसके जूरी सदस्यों में सरकार के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। यह पुरस्कार संचार रणनीतिकार के श्रीनिवासन के मौलिक विचार थे, जिन्होंने वर्ष 1999 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसे संचार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसमें विधायी निकाय में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को उनके काम के आधार पर सम्मानित किया जाता है, अतः कथन दो सही है। पहला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया था, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, प्राइवेट मेंबर बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। दो, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तीन, इसे सदन में पेश करने के लिए 2 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसे मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, अतः कथन एक सही है। इसे दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है, अतः कथन दो सही नहीं है। इसे सदन में पेश करने के लिए 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है, अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एनजीओ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक के पंजीकरण एवं प्रशासन के लिए विशिष्ट नियम और विनियम मौजूद हैं। 2, विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को एक बार एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण कराना होगा, साथ ही यह पंजीकरण आजीवन वैध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुख्य रूप से एनजीओ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक फॉर्म में पंजीकरण और प्रशासन के लिए नियमों एवं विनियमों का अपना सेट होता है, अतः कथन एक सही है। विदेशी दान मांगने वाले संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 यानी एफसीआरए के तहत पंजीकरण आवश्यक है, जो शुरू में 5 वर्ष के लिए वैध होता था तथा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर नवीकरणीय होता है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संयुक्त बल अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन से 3 देश भाग लेते हैं? ए, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। बी, भारत, रूस और चीन। सी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। या डी, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।